हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 61 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पूर्वी बंगाल का एक बड़ा भाग 1870 के दशक एवं 1880 की शुरुआत के दौरान कृषि अशांति की चपेट में आया। इस अशांति के दौर के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मई 1873 में पावना जिले में यूसुफ शाही परगना को एक कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति हेतु किया गया, ये सही नहीं है। बी, सी और डी सही है। पूर्वी बंगाल में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में 1873-76 ईस्वी के बीच पावना किसान विद्रोह हुआ, जिसने नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। इसी विद्रोह के कारण पूर्वी भारत का एक बड़ा भाग 1870 से 80 के दशक में अशांत रहा। यहाँ पर कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति के लिए नहीं किया गया था। यह अशांति जमींदारों द्वारा कृषि की जोत भूमि पर लागू किराए में वैध सीमा से ज़्यादा बाहर वृद्धि करने के प्रयास के कारण उत्पन्न हुआ। यह अशांति जमींदारों की 1959 के अधिनियम के तहत जोत किसानों को मिलने वाली अधिभाग अधिकारों को अधिग्रहित करने से जोत किसानों को रोकने के प्रयासों के कारण उत्पन्न हुई। जमींदारों ने अपने मकसद को हासिल करने हेतु भूमि से जबरन निष्कासन करने एवं किसानों की फसलों एवं मवेशियों को जब्त करने के अवैध जबरन तरीकों के अलावा जोत किसानों को खर्चीले अदालती मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया। ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। फ्रांसिस बुकानन ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के शल्य चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अपने कलकत्ता प्रवास के दौरान वहां पर एक चिड़ियाघर का निर्माण कराया, जिसे कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर के नाम से जाना गया। इन्हें कुछ समय के लिए बॉटेनिकल गार्डन का प्रभारी भी बनाया गया था। ए, बी और सी तीनों ही सही है। अगला प्रश्न है, डैश उत्तरी बंगाल के धनी किसान कहलाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जोतदार। फ्रांसिस बुकानन के उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर जिले के सर्वेक्षण में हमें धनी किसानों के इस वर्ग का, जिन्हें जोतदार कहा जाता था, विशद विवरण देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष तक आते आते जोतदारों ने जमीन के बड़े बड़े रकबे, जो कभी कभी तो कई हजार एकड़ में फैले थे, अर्जित कर लिए गए थे। गांवों में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की ताकत की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती थी। अगला प्रश्न है, भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संथाल।
भगीरथ मांझी के नेतृत्व में सफा हर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। संथाल जाति के आदिवासियों को ही पहले खरवार कहा जाता था। अंग्रेजों ने इनकी सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया था। 1833 में भगीरथ मांझी नामक आदिवासी नेता ने अपने समुदाय के लोगों को विश्वास दिलाया कि वे अंग्रेजों से लड़कर उन्हें अपनी जमीनों पर फिर से कब्जा दिलवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए एक शर्त रखी कि आदिवासियों को हिंदुओं के इष्ट देव भगवान राम की पूजा करनी पड़ेगी। सभी लोगों ने आदिवासी बाबा जी नाम से प्रसिद्ध भगीरथ मांझी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन संथाल विद्रोह डैश में हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1855 में। संथाल विद्रोह 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था, जो अंग्रेजों द्वारा लागू भू राजस्व नीति के खिलाफ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह के दमन के लिए सैन्य कानून लगा दिया, जो 3 जनवरी 1856 तक चला। इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण था। यह विद्रोह गैर आदिवासियों को भगाने तथा अंग्रेजों की सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए छेड़ा गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों सिद्धू और कान्हू ने किया था। विद्रोह को दबाने में अधिकांश भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। संथाल परगने में सिपाहियों ने सबसे पहले किसानों पर गोली चलाई थी। मुर्शिदाबाद के नवाब ने हाथियों की सेना भेजकर अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है, संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किसानों पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुर्शिदाबाद के नवाब ने। अगला प्रश्न है, 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह ब्रिटिश उपनिवेशी प्राधिकरण के खिलाफ और जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। दूसरा है, यह वर्तमान के झारखंड और पश्चिम बंगाल के हिस्से में घटित हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। संथाल आदिवासियों का विद्रोह जमींदारों, साहूकारों और औपनिवेशिक राज के खिलाफ 1855-56 में प्रारंभ किया गया था। इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार ने संथाल परगने का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत भागलपुर व बीरभूम जिला शामिल था, जो वर्तमान में झारखंड व पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसने बरहेट बाजार में छापा मारा, जो साहूकारों का निवास भी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संथाल। संथाल पूर्वी भारत की एक प्रमुख जनजाति थी, जो मुख्यतः छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती थी। पहाड़ी क्षेत्रों एवं जंगलों में रहने वाले संथालों के क्षेत्रों में मैदानी लोगों के लगातार प्रवेश होते जा रहे थे, जिससे वे चिंतित थे। राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र को संथालों द्वारा साफ करके खेती योग्य बनाया गया था और अब बाहरी जमींदारों का अधिकार होता जा रहा था। महाजनों का शोषण चक्र भी यहाँ चल रहा था। यहाँ रेलवे निर्माण कार्य में यद्यपि संथाल मजदूरी में संलग्न थे, फिर भी कम मजदूरी देकर उनका शोषण हो रहा था। अंततः संथाल जनजाति ने भूमि कर व साहूकारों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सशस्त्र संथालों का एक जत्था बरहेट बाजार पर 50 महाजनों और आड़तियों का सूद सहित पूरा हिसाब चुकता कर दिया गया तथा उनके दस्तावेज जला दिए गए। जमींदारों की खड़ी फसलों में आग लगा दी गई। रेल मार्ग निर्माण कार्यों में तोड़फोड़ करके बाधाएं उत्पन्न की गई। अगला प्रश्न है, किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ इलाके पूरी
तरह और कुछ आंशिक रूप से बाहर रखे गए थे। इस अधिनियम में संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था। भारतीय आज़ादी के बाद संविधान सभा की उपसमिति ने इन्हें अधिसूचित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया। इसके अंतर्गत पूरी तरह से बाहर रखे गए इलाके छठी सूची में दर्ज कराए गए और आंशिक रूप से बाहर रखे गए क्षेत्र 5वीं अनुसूची में रखा गया। इस तरह उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित झारखंड के इलाके आदिवासियों को अपनी लंबी लड़ाई के बाद ही संवैधानिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, रिकार्डियन विचारों से आप क्या समझते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसने सुझाव दिया गया कि भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। रिकार्डियन या रिकार्डो विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए, अर्थात भूस्वामी को केवल एक निश्चित समय पर प्रचलित औसत लगान पर ही दावा करना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने परिसीमन कानून क्यों पारित किया, जिसमें कहा गया कि साहूकारों और रैयतों के बीच हस्ताक्षरित ऋण बॉन्ड की वैधता केवल 3 वर्षों के लिए होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होगा। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित करने से रोकना था, किंतु ऋणदाताओं ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रैयत से हर तीसरे वर्ष एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। जब कोई नया बांड हस्ताक्षरित होता तो न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा एकत्रित हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता था और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता था। इस कानून के द्वारा अंग्रेजों का उद्देश्य किसानों की भलाई की कामना नहीं करना था। वे साहूकारों के लिए अधिक लाभ सुनिश्चित भी नहीं करना चाहते थे तथा न्यायिक प्रणाली की पवित्रता की रक्षा करना उनका उद्देश्य नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भू उत्पादकता में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन पर इस प्रकार लगाया गया कर जोतेदारों को और अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करेगा। भू उत्पादकता में वृद्धि के लिए अधिशेष उत्पादन पर इस प्रकार लगाया गया कर जोतदारों को अधिक मेहनत के लिए प्रेरित करना डेविड रिकार्डो के लगान सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। डेविड रिकार्डो 1820 के दशक तक इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इनकी पुस्तक का अध्ययन विस्तार से किया था और इन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर अपनी राजस्व नीति तय की। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त कानून का क्या अभिप्राय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती थी। सूर्यास्त कानून का अभिप्राय कार्नवालिस द्वारा लागू अस्थायी बंदोबस्त कानून से है। इसके अनुसार यदि पूर्व निर्धारित तिथि को सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र आता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रैयतों ने दुकानों पर हमला किया और बही खातों और ऋण बंधों को जला दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूपा।
सूपा आधुनिक पुणे में एक विपणन केंद्र था जहां व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को सूपा मंडी के समीप ग्रामीण इलाकों के रैयत एकत्रित हुए और उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते समय उन पर हमला कर दिया तथा बही खातों को जला दिया और अनाज को लूट लिया। यहाँ तक कि कुछ साहूकारों के घरों में आग भी लगा दिए गए थे। आगे के प्रश्न विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन है, सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम के सिक्के ढाले गए और आदेश जारी किए गए। तर्क है, अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल अपने को अलग रखा अपितु उन्होंने ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से सहयोग किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 1857 के विद्रोह में सभी विद्रोही नेताओं ने बहादुर शाह को अपना सम्राट माना, उनके नाम से सिक्के ढाले गए और आदेश जारी किए गए। अधिकतर व्यापारी विद्वानों और भारतीय शासकों ने न केवल विद्रोह से अपने को अलग रखा अपितु उन्होंने ब्रिटिशों का सक्रिय रूप से सहयोग किया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया ने भारत के सामग्रिक की उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1876। 1876 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की उपाधि धारण की थी। इस समय भारत में लॉर्ड लिटन गवर्नर जनरल था। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी की सत्ता को समाप्त कर शासन सत्ता इंग्लैंड की संसद और महारानी में निहित कर दिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्रिक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 में लेखक और सूची 2 में कृति दी हुई है। नीचे दिए गए विकल्पों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, जायसी लेब्रा चैपमैन का दी रानी ऑफ झांसी और स्टडी इन फीमेल हीरोइज्म होगा। हेनरी सोलबर्ग का द इंडियन लिटरेचर ऑफ द ग्रेट रिबेलियन होगा। एस के सिन्हा का वीर कुंवर सिंह द ग्रेट वॉरियर ऑफ 1857 होगा। गौतम चक्रवर्ती का इंडियन म्यूटिनी एंड द ब्रिटिश इमेजिनेशन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का कारण नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ईसाई धर्म प्रचारकों ने विद्रोहियों को क्रांति के लिए उकसाया। ये सही नहीं है। 1857 की क्रांति को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी गई। इस क्रांति के कई कारण थे जो तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियों में निहित थे। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अत्यधिक करों का भार जिससे कृषक ऋणग्रस्त व निर्धन हो गए, परंपरागत भू संपत्ति वाले उच्च वर्ग ने अपनी शक्ति और विशेष अधिकार को खो देना आदि इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे। सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण ग्रीज लगे कारतूस थे। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने पुरानी लोहे वाली ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय लिया। इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सूअर की चर्बी लगी है।
इस घटना ने चिंगारी का कार्य किया। तत्पश्चात मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे बैरकपुर में तैनात 34वीं बटालियन के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने अधिकारियों जनरल ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी। अतः उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीस लगे कारतूस। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 34वीं बटालियन। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को डैश अपने अधिकारियों पर गोली चला दी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चपाती। 1857 में शुरू हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियां गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। फरवरी 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय चुपचाप विद्रोह की योजना बना रहे थे। रात भर धावकों द्वारा हजारों अनगिनत चपातियां आसपास के गांवों के घरों और पुलिस चौकियों को वितरित की जा रही थी। इस घटना की जानकारी सर्वप्रथम मथुरा शहर के मजिस्ट्रेट मार्क थार्नहील को मिली। फिर उन्होंने जांच में पाया कि चपातियों का वितरण रहस्यमय तरीके से हर रोज 300 किलोमीटर तक किया जा रहा है। दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर नेपाल की सीमा के कई 100 मील उत्तर तक इन चपातियों का वितरण किया जा रहा था, जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष विद्रोह फूटा और 10 मई 1857 की क्रांति का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। दूसरा है, 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारत में 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित सही कथन इस प्रकार हैं। यह विद्रोह यद्यपि संपूर्ण भारत में तेजी से फैला, किंतु समुची जनसंख्या को आंदोलित नहीं कर सका। इसका सबसे बड़ा कारण संगठन का अभाव था। इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी, अर्थात अधिकांश देसी नरेशों एवं सामंतों का राजभक्त बने रहना। अधिकतर पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब व बंगाल जैसे रियासतों के राजाओं से विद्रोह को समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्य को लेकर विद्रोह किया था, जो निजी स्वार्थ से प्रेरित थे और विद्रोहियों के पास साधन सीमित थे। कुशल नेतृत्व का अभाव था, अर्थात बहादुर शाह वृद्ध और दुर्बल व्यक्ति था जो एक कुशल नेतृत्व प्रदान करने में असमर्थ रहा। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का शासन समाप्त हो गया एवं ब्रिटिश संसद और ताज का शासन आरंभ हुआ। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर को। 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। इससे पहले 10 मई को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI और LC की पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार कर विद्रोह कर दिया था। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह जफर ने बख्त खां के सहयोग से विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। 20 सितंबर 1857 को बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में अंग्रेज लेफ्टिनेंट WSR हडसन के समक्ष समर्पण कर दिया। बहादुर शाह को शेष जीवन रंगून में बिताना पड़ा, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के दौरान खान बहादुर खान ने बरेली, तात्या टोपे एवं नाना साहब ने कानपुर, जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने बिहार, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी, बेगम हजरत महल ने लखनऊ, लियाकत अली ने इलाहाबाद, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद आदि क्षेत्रों में लोगों का नेतृत्व किया था।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।